हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेड एंड पार्ट 1 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि यह ध्रुव ओरिजिन सीरीज़ है। इसके पहले 4 पार्ट के वीडियोस मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप उन्हें देख लें, फिर इस पर आएँ, तभी आपको कहानी पूरी समझ में आएगी। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एवं वीडियो पसंद आ रहे हों तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। और हाँ, साथ ही प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे सारे नए वीडियोस के इन्फॉर्मेशंस आप तक आती रहे। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिए। हमें इससे बूस्टअप मिलता है और साथ ही हमारा मोटिवेशन बनता है कि आपके लिए नए नए वीडियोस बनाकर आपको दे सकें। थैंक यू। शुरू करते हैं डेड एंड पार्ट 1। इंसान हमेशा वर्तमान में जीना चाहता है, लेकिन उसकी नज़रें टिकी हुई होती है भविष्य पर। लेकिन इंसान का वर्तमान और भविष्य हमेशा ही निर्भर करता है उसके अतीत पर। अतीत जो कभी वर्तमान पर हावी होकर भविष्य को प्रभावित कर सकता है। हंटर्स नाम का ध्रुव का अनजाना अतीत आ खड़ा हुआ है उसके सामने, जिसने पहुंचा दिया है उसे मौत के मुंह में। और दांव पर लग चुका है पूरे राजनगर और मानवता का भविष्य, क्योंकि आगे का रास्ता है एक डेड एंड। पुलिस हेडक्वार्टर में मुझे मैसेज आया कि कोई मुझसे हंटर्स के संबंध में अर्जेंटली पुलिस हेडक्वार्टर में मिलना चाहता है। कहिए, कौन है आप? इमरजेंसी मीटिंग क्यों चाहते हैं? मैं इंडियन इंटेलिजेंस का भूतपूर्व चीफ जे डडवाल हूँ। होम मिनिस्ट्री के सूत्रों से मुझे पता चला कि आप हंटर्स की फाइल में इंटरेस्टेड हैं, शायद अपना बदला लेने के लिए बेटे का। पर यह खौफ छोड़ दें, क्योंकि हंटर्स इंडियन इंटेलिजेंस के एजेंट हैं और ऑफिशियली वे कहीं है ही नहीं। इससे पहले कि डडवाल आगे कुछ और बोल पाता, कुछ आश्चर्यजनक हुआ। यह पेन, यानी हवा में उठा पेन, अपने आप कुछ लिखता जा रहा था। यहाँ पर कोई अदृश्य आइडेंटिटिकल पर्सन आ चुका है। तूने अच्छा किया जो मुझे अपने जिंदा होने का प्रमाण दे दिया। मैं जानता हूँ कि तू कमजोर है, मौत के करीब है। इसका मतलब डडवाल उस अनजान अदृश्य व्यक्ति को जानता है, पर हमें वो अभी नहीं दिखाई दे रहा है। पर मुझे तो जिंदा रखना है तुझे, तुझ में ही तो सारे राज छुपे हुए हैं। अब तेरे होश छीनेगी यह इलेक्ट्रोगन और तेरे राज। अरे, यह क्या हो रहा है? डडवाल हवा में कैसे उठ गया? और फिर मिस्टर डडवाल 5वीं मंजिल की खिड़की से ऐसे बाहर गिरे जैसे किसी ने उन्हें फेंका हो। आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं। कमिश्नर मेहरा, हमें आप पर शक नहीं है, पर कहानी पर यकीन करना मुश्किल है। वह हाथ से लिखा नोट है, इलेक्ट्रिक गन है। हाँ, टेजर यानी इलेक्ट्रिक गन तो डडवाल साथ रखते थे। बाकी वह नोट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट चेक कर लेंगे। डडवाल जी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मुलाकात तक नहीं थी, फिर मैं उन्हें मारूंगा क्यों? हंटर्स, यही वह बिंदु है जहाँ पर आप दोनों के मकसद एक हैं। जब तक हम छानबीन करें तब तक आप कोई नया निर्णय नहीं लेंगे, सिर्फ नाम के कमिश्नर होंगे। कमिश्नर राजन फिलहाल असमर्थ थे। बैड न्यूज़ गर्ल्स, पापा को जांच पूरी होने तक डिपार्टमेंटल सस्पेंशन मिला है। वे हमारी मदद नहीं कर सकते, तो अपनी मदद हमें खुद करना होगी। ताकत मेरे पास है और जानकारी तुम्हारे पास। ट्विस्टी, चल शुरू से बताना शुरू कर, शायद कोई क्लू मिल जाए हमें। तुम्हें कैसे पता चला कि ध्रुव तुम्हारा भाई है? मेरी यादें शुरू होती है तब से जब मैं 3-4 साल की रही होंगी। बिशप कॉटन बोर्डिंग हॉस्टल। एक लड़की जिसकी ज़िंदगी लंदन के बिशप कॉटन बोर्डिंग स्कूल और उसके हॉस्टल रूम तक ही सीमित थी, बाहरी दुनिया से पूरी तरह अनजान। कई सालों तक मुझे यह पता ही नहीं था कि उन दीवारों के बाहर भी एक दुनिया है। बस मुझे यह समझ में नहीं आता था कि मेरे दोस्तों से मिलने जो आते थे वे कहाँ से आते थे और कहाँ चले जाते थे। बच्चे उन्हें मॉम डैड क्यों कहते थे? मेरे दोस्त मुझे जब बाहर की दुनिया के बारे में बताते थे तो मुझे वे बातें गप्पे लगती थी। फिर एक दिन जब मैं शायद फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, एक आदमी मुझसे मिलने आए। शायद मेरी फीस जमा कराने या खोज खबर लेने आए थे। उनका नाम जयमल डडवाल था। आप मेरे डैड हैं? नहीं बेटा, मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ, तुम्हारी देखभाल करूँगा। और मेरे डैड? वे बहुत दूर रहते हैं, समय पड़ने पर आएंगे, तब तक तुम मजबूत बनो। इसे सब सिखाइए, घुड़सवारी, फाइटिंग, स्विमिंग, सब कुछ। इसके माता पिता को इस पर फक्र होना चाहिए। अकेलेपन ने शायद मुझे गुस्से से भर दिया था। मैं हर चीज़ को ऐसे सीखती थी जैसे कि उससे बदला लेना है। हारना मुझे पसंद नहीं था। ओह, लेकिन मुझे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। मेरा छोटा सा शरीर वह कठिन रूटीन सह नहीं पाया जिससे मैं बीमार पड़ गई।
वह बीमारी मेरे लिए वरदान बन गई, क्योंकि तब पहली बार वह औरत मुझसे मिलने आई। मेरी माँ मुझसे मिलने आई। 1 मिनट, तुम्हें कैसे पता चला कि वह तुम्हारी माँ ही थी? शक्लें मिलती है हमारी थोड़ी थोड़ी, और उनकी आंखों का दर्द और हाथ का स्पर्श यह बताने को काफ़ी था। फिर बाद में उन्होंने खुद मुझे यह बताया। वे मेरी तबीयत ठीक होने तक रुकी रही। उसी दौरान उन्होंने ध्रुव का मेरा भाई होने और सर्कस का जिक्र किया था। उसके बाद मैंने माँ को कभी नहीं देखा। न जाने क्यों वे फिर कभी आई नहीं। अपने पिता को तो मैंने कभी देखा ही नहीं, और ना ही माँ और ना ही डडवाल अंकल ने कभी उनका जिक्र किया। पूछने पर भी वे हर बार यह सवाल टाल जाते थे। मैं बड़ी भी हो रही थी और मेरा शौक कंप्यूटर फील्ड की ओर मुड़ रहा था। अकेलेपन और डडवाल अंकल की हौसला अफजाई ने मुझे कंप्यूटर का मास्टर बना दिया। साल पंख लगाकर उड़ते गए। मेरी पढ़ाई खत्म हो गई थी। बोर्डिंग को छोड़ने का वक्त आ गया था। डडवाल अंकल ने लंदन में ही एक इंडियन फर्म में मेरी नौकरी लगवा दी। वह भारत सरकार के गुप्तचर विभाग का एक अंग था। तब मुझे पहली बार डडवाल अंकल के असली काम का पता चला। उनका काम खतरनाक संगठनों के कार्यालयों पर नज़र रखना था। मुझे हंटर्स नाम के पूर्व एजेंटों पर नज़र रखने का काम दिया गया। उनकी एक्टिविटी पर काम करने के बाद मुझे पता चला कि वे किसी खास चीज़ की तलाश में हैं। तब डडवाल ने एक दिन बम फोड़ा। उन्हें किसी इंटेलिजेंस सूत्र से यह पता चला कि हंटर्स किसी गुप्त फॉर्मूले की तलाश में है जो हंटर्स को अजेय बना सकता है। सीधे तौर पर उन्हें रोकना मुश्किल था, तो लोहे को लोहे से काटने की तरकीब सोची गई। रोबो आर्मी से हंटर्स को रोकने का प्लान बना। सुनो, रोबो बीमार है, उन्हें जाकर बताओ कि यह फॉर्मूला उसे नया जीवन दे सकता है। उनके ग्रुप में दाखिल हो जाओ। और मैं इन्फॉर्मेशन लेकर तुम्हारे पास आ गई नताशा। उस वक्त मुझे आभास था कि अगर वो फार्मूला रोबो आर्मी हथिया ले तो न सिर्फ वे नंबर 1 आर्मी बन सकते हैं, बल्कि वह सीक्रेट फार्मूला शायद मरते रोबो को नई जिंदगी भी दे सकता है। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य तुम तक हंटर्स की जानकारी पहुंचाकर उस फार्मूले को डडवाल के लिए हासिल करना था। यानी तुम मुझसे बिना तनख्वाह के काम करवा रही थी, सिर्फ तब तक जब तक हंटर्स की आंच ध्रुव तक नहीं पहुंची थी। ध्रुव मेरा भाई है और मेरे रहते उसकी जान पर कोई खतरा नहीं मंडरा सकता। 1 मिनट, यानी मुझे और कमांडो फोर्स को फ़ोन पर अलर्ट भेजकर सतर्क करने वाली तुम ही थी? नहीं, अलर्ट तो तब भेजती जब मुझे उनकी चालों का पहले से पता होता। क्या यही है तुम्हारी माँ? हाँ हाँ, यही तो है मेरी माँ। मैं ये शक्ल कभी भूल नहीं सकती। यह फ़ोटो तुम्हारे पास कैसे आई? यह राधा माँ की फ़ोटो है, ध्रुव की माँ की। यानी तुम्हारी इस बात में दम हो सकता है कि तुम ध्रुव की बहन हो, लेकिन तुम्हारी माँ शायद अभी भी जिंदा है। कम से कम हालात तो यही कहते हैं। कहाँ मिलेंगी वे मुझे पता नहीं, पर अगर वह तुम्हारी माँ है तो यह तुम्हारे लिए बुरी खबर है। वही औरत मेरे पिता की कातिल है और सामना होते हुए मैं उसे मार दूंगी, बस कुछ जवाब पाने के बाद। बिल्लियों को शेरनी की तरह गुर्राने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना गला भी बैठ सकता है और दिल भी। और शट अप, दिमाग खराब कर दिया है तुम सबने गोलमोल बातें करके। सीधी बात करो कि अब करना क्या है, वरना मुझे अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। हंटर्स के हेडक्वार्टर को ढूंढकर फिलहाल कुछ नहीं होगा। स्पष्ट है कि जो उन्हें चाहिए वो फार्मूला उन्हें अभी मिला नहीं है। अगर वो फार्मूला हम उनसे पहले पालें तो टक्कर से पहले हमारी पावर डबल होगी और उनकी आधी। क्या कहती हो? सही है, हमारा मकसद भी वही पाना है। पर जो चीज़ हंटर्स जानकारी के बावजूद नहीं ढूंढ पाए, उसे हम कैसे ढूंढ सकते हैं? उनके पास जानकारी थी, हमारे पास जैकब है। जैकब तुम्हारे पास कैसे है? मेरे पास है, पर उनसे बात ना तुम करोगी और ना मैं। उनसे बात सिर्फ श्वेता करेगी। अच्छा है, मुझे भी काम करने की कम और करवाने की आदत ज़्यादा है, पर जल्दी पता करना होगा, वरना हम सबकी हालत ध्रुव जैसी हो सकती है। ना जिंदगी के सहारे और ना ही मौत को प्यारे। नई परिस्थितियों में ध्रुव पर दोबारा हमला हो सकता है डॉक्टर, और मैं फ़िलहाल इसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं ले सकता। इसका होश में आना जरूरी है। हालात सुधरी जरूर है आईजी साहब, पर अभी भी ध्रुव खतरे से बाहर नहीं है। इसका दिमाग अभी भी कोमा में ही है। यह महज एक भ्रूण था जिसे गर्भ से ही खत्म करने के लिए कोई अनजान शक्ति साजिश पर साजिश रच रही थी, परंतु हर बार मौत को धता बताते हुए वह आज यहाँ तक आ पहुँचा था, और आज मौत उसे मौत देने की कोशिश करने वालों के सामने खुद खड़ी थी। यह शेर तो पागल हो रहा है सुलेमान। तूने इसे नशे की कितनी डोज दे दी है? थोड़ी ज़्यादा हो गई है मियाँ, पर अब करे क्या? हिले भी तो यह हमें चीर डालेगा। अरे हाँ, तू तो इससे बात भी कर सकता है, रोक ले इसे। आप मुझे फंसाने के चक्कर में खुद फंस गए पुलिस अंकल। नशे में तो यह मेरी बात भी नहीं मानेगा। फिर भी कोशिश करता हूँ। ओ ओ ओ, यह तो बहुत ऊंचा उछल लेता है। सुलेमान, मौका है, भाग ले, वरना अब तो राधा आती ही होगी। यह भी बताने वाली बात है क्या? मर गए, अब यह हमें नहीं छोड़ेगा। रुको,
मैं कुछ करता हूँ। सुलेमान बच्चे की सुने या खुद कोशिश करें। यह बात तो सच है कि इसके दिमाग के आगे तो किस्मत भी पानी भरेगी। अगर इसने हमें बचा लिया तो मैं गुरु मान लूँगा इसे। ऊपर से आदेश आए या नीचे से, मैं ना इस पर हमला करूँगा और ना होने दूंगा, बल्कि अपनी कला इसे सिखाऊंगा। मैं भी, अगर कोई मेरी कला के काबिल है तो यही है। बच्चे की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है, पर आज जान बचेगी नहीं। पुलिस अंकल, जाल के नीचे से होते हुए उस तरफ भागो। बदहवास रंजन और सुलेमान बताई गई दिशा में भागे और उनके पीछे लपका शेर शाही। इधर ध्रुव ने आवाज दी, कपी, मंकी। कपी ने जाल को थामने वाली रस्सी को मंकी के साथ साथ ही खोल दिया और अगले ही पल एक चमत्कारी दृश्य प्रस्तुत हो गया। अरे यह तो इतना सिंपल आइडिया, यह लड़का तो नजर से चाकू में धार देते। कमाल कर दिया तुमने। जिस मौत से बचना नामुमकिन था उसे बेबस कर दिया तुमने, और वह भी अपने आसपास की चीज़ों को हथियार बनाकर। यह देखकर तो यह सब तो हम भी देख रहे थे, पर इसका ऐसा प्रयोग हमारे दिमाग में नहीं आया। इसमें मुश्किल क्या थी अंकल? शेर को तो जाल में ही पकड़ते हैं ना। यहाँ शेर भी था और जाल भी, बस चारे की जगह आप दोनों थे। अब जो हमने सोचा है उस पर अमल भी करेंगे। बिल्कुल सही। आज से तुम हमारे गुरु और हम तुम्हारे गुरु। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह कि आज से हम तुम्हें अपनी वे सब कलाएं सिखाएंगे जो हमारे अलावा दुनिया में किसी के पास नहीं है, और तब तक हम तुम्हारे गुरु भी रहेंगे और पहरेदार भी। कोई मुसीबत तुम पर नज़र नहीं डाल पाएगी। ध्रुव, तू ठीक तो है ना? अरे शाही को किसने पकड़ा और वह चोर कहाँ गया? वह चोर नहीं, दरअसल मैं ही था। मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, मैं तो चाकू शेर को मारकर बेबस करना चाह रहा था, पर लग गया रस्सी पर, तो मैं भी घबरा कर भाग खड़ा हुआ। अच्छा, लेकिन तुमने तो मुंह पर नकाब डाला हुआ था रंजन, वो क्यों? वो तो हम चोर सिपाही खेल रहे थे ना मम्मी, और अंकल चोर बने थे। फिर शाही पिंजरे के बाहर कैसे आया? तूने निकाला छुपम छुपाई खेलने के लिए? हाँ, और मैंने इसे पकड़ भी लिया। ओफ, मुझे तो लगा कि फिर किसी ने तुझे। फिर क्या मम्मी? कुछ नहीं, मेरा दिमाग खराब है। इतने दिन तो शांति से गुजर गए हैं। अब मैं इस पर हुए हमले के बारे में बताकर क्यों इसे खामकर डराऊं? आप चिंता ना करें, आज से ध्रुव को आत्मरक्षा हम सिखाएंगे। आज से कोई खतरा इसके पास भी नहीं फटकेगा। राधा, अरे कहाँ चले गए थे तुम? मैंने तुम्हें कितनी आवाज़ें लगाई। अरे कहाँ? कपड़े तय करते हुए जेकब ने आकर बस स्टेशन जाने को कह दिया। इन्हें लाना था, इनसे मिलो। ये दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, हरकुलिस। इन्होंने फ़ोन पर हमारे सर्कस में काम करने की इच्छा जाहिर की थी। जैकब ने इन्हें तुरंत बुला लिया और ये तुरंत आ भी गए। आज से ये हमारे जुपिटर सर्कस के स्ट्रॉन्ग मैन होंगे। रंजन, इन्हें अपने बगल वाले टेंट में ठहरा दो। दोस्तों, इसके बाद की कहानी डेड एंड पार्ट 2 में होगी। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें तो ये हमारे लिए मोटिवेशन होगा। शेयर, अगर आप हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो ये सब हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है, ताकि हम आपके लिए नए नए और अच्छे वीडियोस बनाकर आपको ही दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं डेड एंड पार्ट 2 में।